हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, जैसे कि आप लोगों को मैंने पोल दिया था, तो उसमें कुछ लोगों ने बताया कि भैया आप विजन आईएएस की जो मंथली मैगज़ीन है उसको स्टार्ट करिए। तो आज मैं उसी वीडियो को लेकर आया हूँ। मंथली मैगज़ीन आपका शुरू करने वाला हूँ। ये जो आपका मंथ है वो जुलाई मंथ है। हिंदी मीडियम की मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, जो है मंथली मैगज़ीन को कवर करने वाला हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपको इसको पढ़ाऊँगा और आप समझाने की कोशिश करूँगा। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपकी जो है लिस्ट दी गई है कि कौन सी सब्जेक्ट कौन से पेज पे है, ये सारी जानकारी। सबसे पहले पॉलिटी है, तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटी ही ख़त्म करेंगे और पॉलिटी के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट ही कवर करेंगे, एकदम से सारी सब्जेक्ट नहीं कवर करेंगे। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और आप अगर चाहते हैं इसके नोट्स बनाना तो नोट्स बना सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप जो इसके नोट्स बनाइएगा तो आप बहुत ही मतलब कम नोट बनाइएगा। ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़े बड़े नोट्स बना रहे हो। इतना ज़्यादा नोट्स मत बनाइएगा, बहुत ही मतलब एकदम आप कह सकते हो ना, एकदम छोटे छोटे नोट्स बनाना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस कमाल की वीडियो को। तो दोस्तों, जो राज व्यवस्था है एवं शासन, यानी पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये दोनों टॉपिक इसी में आते हैं। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो यही है कि शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। आपको पता होगा हमारे संविधान में शक्तियों का पावर जो है इस तरीके से बांटा गया है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार आती है। तो इस तरीके से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसी को हमें पढ़ना है। उसमें कुछ क्यों है ये सुर्खियों में, तो वो हम समझते हैं। देखिए, हाल ही में क्या हुआ है, सुर्खियों में क्यों है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, यह जोर देकर कहा कि सरकार तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। उन्होंने सचेत किया कि यदि इन संस्थाओं के बीच अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण का मतलब क्या हो गया कि अगर तीनों में से किसी एक चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब दबाव है, किसी तीनों में से कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब अपने आप को कर रही है और अपने आप को बढ़ा चढ़ा के प्रदर्शित कर रही है, तो ये एक बहुत दिक्कत होगी। ये संस्थागत अतिक्रमण पैदा करता है, ठीक है। तो देखिए, शक्तियों का पृथक्करण होता क्या है, इसको समझते हैं हम लोग पहले। तो देखिए यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण, इसका अर्थ यह है कि तीनों सरकार, यानी कार्यपालिका, विधायिका और उसके साथ साथ जो है आपका न्यायपालिका, ये तीनों क्या हैं, इनके अधिकारों और इनके कर्तव्यों को एकदम स्पष्ट विभाजन किया जाए। कैसे विभाजन हो? स्पष्ट विभाजन हो तो ज़्यादा बेटर होगा। उत्पत्ति इसकी कैसे हुई? तो अरस्तु ने पहली बार सरकार के कार्यों के 3 श्रेणियों में यथा विचार विमर्श, मजिस्ट्रेट संबंधी का और न्यायिक संबंधी में वर्गीकृत किया। यानी आपको पता होगा अरस्तु एक बहुत बड़े मतलब जो है वो समाज में ऐसे सुधारक थे जिन्होंने क्या किया, उन्होंने समाज में ऐसी चीज़ों के बारे में बताते रहते थे। तो उन्होंने जो है पॉलिटी में भी बहुत बड़ा रोल किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उन्होंने ही जो है तीनों चीज़ों का विभाजन किया, विचार विमर्श, मजिस्ट्रेट संबंधी और न्याय, ये तीनों का विभाजन किया, ठीक है। आगे बात करें, हालांकि इस सिद्धांत का आधुनिक प्रतिपादक फ्रांसीसी न्यायवादी मॉन्टेस्क्यू था, है ना। मॉन्टेस्क्यू ने इस शक्तियों का पृथक्करण जो संबंधित फ्रांस में जो है बात बताई। आधुनिक सिद्धांत क्या है आप लोग समझते होंगे, द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये बुक है। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत इसी बुक में जो है बताया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। तो इसमें आपको 4 बातें यहाँ पे लिखने को दिख जाती हैं। पहला है अन्यता का सिद्धांत, यानी एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल। सरकार को 3 संरचनात्मक अंगों को विभाजित करता है, यानी सरकार क्या होंगे, 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। तो देखिए, कार्यात्मक सिद्धांत पहले होगा, है ना। मतलब जो है फंक्शनल प्रिंसिपल क्या है, सभी अंगों की सीमा का निर्धारण करना और यह भी सुनिश्चित करना कि एक अंग दूसरे के कार्यों का अतिक्रमण नहीं करते हैं। मतलब तीनों के कार्य अलग अलग हैं, कोई दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करे। न्यायपालिका कार्यपालिका के हस्तक्षेप ना करे, और जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका के, है ना, इस तरीके से विधायिका भी कार्यपालिका के हस्तक्षेप ना करे। तो ये बातें हैं, अलग अलग विभाजन हो। अगला है नियंत्रण और संतुलन बनाए रखना, इसका सिद्धांत चेक एंड बैलेंस प्रिंसिपल। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट, देखिए जो करंट अफेयर से होता है ना, यही डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आप लोग इस बार का मेंस देखोगे तो उसमें करंट से ही क्वेश्चन को बनाया गया है ना। तो देखिए, प्रत्येक अंग द्वारा एक दूसरे का नियंत्रण रखा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं कर्तव्य संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहे, ठीक। तो यह है बेसिकली। पारस्परिकता का सिद्धांत क्या कहता है, म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल। तो इसे क्या होता है, सद्भाव पैदा करना, मतभेद नहीं करना, है ना, सहयोग करना, टकराव नहीं करना, संलग्न होना, विरोधी नहीं होना। तो ये सारी बातें कहता है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत में। चलिए आगे बात करते हैं। तो भारत में शक्तियों का पृथक्करण कैसे किया है, आपको पता होगा नाजुक संतुलन है ना। शक्तियों के सीमित पृथक्करण से एक नाजुक संतुलन पर आधारित है अपना भारतीय संविधान जो है। सरकार के अलग अलग अंगों को भिन्न भिन्न कार्य हैं, लेकिन उनके बीच परस्पर नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी की गई। यानी कि तीनों के कार्य अलग अलग तो हैं,
यानी कि जो हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो विधायिका, सबके कार्य अलग अलग हैं, लेकिन और उसके साथ साथ क्या नियंत्रण में, संतुलन की अवस्था में है। ठीक, एक दूसरे के कार्यों का आपस में टकराव हो जाता है कई बार, है ना। जैसे देखिए, राष्ट्रपति क्या कार्यकारी प्रमुख होता है, अध्यादेश जारी करने में विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, विधायिक का राष्ट्रपति एवं न्यायाधीशों को हटाने एवं विशेषाधिकार का उल्लंघन करने आदि मामलों में न्यायिक कार्य करती है। यानी अगर राष्ट्रपति किसी को हटाता है, मतलब राष्ट्रपति विधायिका अगर किसी राष्ट्रपति और न्यायाधीश को हटाने का कार्य करती है, तो वो क्या करता है, उसमें न्यायिक कार्य होता है, यानी न्यायपालिका उसमें दखल देती है ना। न्यायपालिका कार्यपालिकाओं को दिशा निर्देश जारी करने की, मतलब न्यायपालिका क्या कहती है, अगर कोई कानून बनाना है तो वो कार्यपालिका को बताएगी, विधायिका को बताएगी, है ना। कार्यपालिका को निर्देश देगी कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है ना, सिविल सर्वेंट को, है ना। विधायिका में संसद को बताएगी कि ये चीज़ें करो, ये चीज़ नहीं करो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, विधायी संशोधन, ये चीज़ें, तो ये बात आपको याद रखनी है इसमें। ठीक है, कार्यपालिका दिशा निर्देश जारी विधायी संशोधन के लिए विधायी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है ना। तो ये भी बात आपको इसमें याद रखनी। ठीक, आई होप आपको समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बताया, है ना। संविधान ने इस चीज़ को क्या बताया, संविधान का मूल हिस्सा है कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए सभी के मध्य में। ठीक है, तो ये बात आगे देखिए, यहाँ पे अंगों के बीच संघर्ष, है ना। अंगों के बीच कैसा संघर्ष, देखिए, न्यायिक हस्तक्षेप, है ना। तो जो जुडिशरी इंटरफेरेंस होता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित राज्य विधेयक पर 3 माह के भीतर निर्णय लेना होगा, है ना। तो ये बेसिकली विधायी अतिक्रमण क्या होता है, देखिए, राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्त आयोग अधिनियम, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति ने केंद्रीय कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे। अरे यार, पीछे देखो, आप लोग सुन रहे होंगे भाई, आज गणेश चतुर्थी का लास्ट दिन है, तो उसके लिए वहाँ पे हो रहा है और उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी आपको, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और श्री गणेशाय नमः सभी लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। तो देखिए, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, है ना, NGAC अधिनियम जो पारित किया गया था, इसमें क्या कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति को केंद्रीय कानून मंत्री 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे, है ना। कार्यपालिका द्वारा अतिक्रमण, कार्यपालिका कैसे अतिक्रमण करती है, देखिए, अधिकारणों में कार्यपालिका के सदस्यों के बहुमत, बार बार अध्यादेश जारी करना आदि, है ना। तो जो अध्यादेश जारी होता है वो ये सारी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं इसका निष्कर्ष आप क्या निकाल सकते हैं। निष्कर्ष यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सरकार के अंग पूरी तरह अलग अलग ढंग से कार्य नहीं कर सकते हैं। ये आपको पता होगा कि मतलब जैसे आप खुद ही सोचिए, ठीक है, मान लो अगर हम इन तीनों को अंगों बनाए, ठीक, यहाँ पे अगर आपका मान लें विधायिका, यहाँ पे न्यायपालिका, यहाँ पे कार्यपालिका, तो अगर विधायिका ने कोई कानून बनाया तो उसको जुडिशरी लॉ से गुजरना पड़ेगा, न्यायिक समीक्षा से। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मान लो कोई भी कानून बना देगी, फंडामेंटल राइट के खिलाफ बना दिया, तो उसके लिए यहाँ पे तीनों अलग हो सकते हैं लेकिन अपने अपने नियंत्रण में होंगे। इनके बीच में संतुलन बनाए रखना, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई कि चलिए राज्य विधेयकों को स्वीकृति, एसेट ऑफ स्टेट बिल्स, तो इसके बारे में आप देखिए ये क्यों है हमारे करंट में। तो देखिए सुर्खियों में रहा है क्यों, हाल ही में तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्यपाल मामले, है ना, तमिलनाडु राज्य और तमिलनाडु राज्यपाल के यहाँ पे केस में आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को समय पर मंजूरी देने के निर्देश जारी किए गए। यानी जो राज्य विधानमंडल है उससे जो पारित विधेयक होगा उसकी कितनी जल्दी समय हो जाए, इसको बारे में दिया गया है। यहाँ पे देखिए तो आगे अन्य संबंधित तथ्य इसमें देखिए तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142, ठीक, अनुच्छेद 142 के तहत क्या किया गया है, अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करता है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसके तहत क्या करता है, अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करता है। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक डिक्री आदेश पारित करती है ना, अधिकार देता है कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट पूरा न्याय कर सकती है ना, उसका अधिकार देती है। चलिए आगे देखते हैं राज्य विधेयक पर सहमति के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या हैं उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए तो देखिए पहला यहाँ पे अगर बात करें इसके बारे में तो राज्यपाल अनुच्छेद 200 में अगर बात करें तो क्या है, तो इसमें इसके तहत स्वीकृति प्रदान करता है राज्यपाल, रोक सकता है ना किसी भी मतलब जो है बिल को, और पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक, धन विधेयक के अतिरिक्त, धन विधेयक है तो उसको वो लौटा नहीं सकता है ना, तो उसको वो पास करना ही होता। यदि विधानमंडल इसे पारित करता है राज्यपाल की स्वीकृति देनी होगी, राष्ट्रपति के विचार के लिए अर्जित कर सकता है। तो ये 4 चीज़ें कर सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखनी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति, है ना,
यानी राज्यपाल जिसको आरक्षित कर लेता है उस विधेयक में क्या करती है, स्वीकृति प्रदान कर सकता है, चाहे तो स्वीकृति प्रदान कर, चाहे तो रोक सकता है उसको, ठीक है। पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, किसको, फिर से जो है विधानमंडल को लौटा सकता है, ठीक है। 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 6 महीने के भीतर कार्यवाही करनी होती है। पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकार कर सकता है या फिर अस्वीकार भी कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। चलिए, राष्ट्रपति यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। राज्यपाल, सॉरी, राज्यपाल के विपरीत राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है ना। जो राज्यपाल होता है वो तो बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो पुनर्विचार विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होता है। बाध्य मतलब कि ऐसा नहीं कि करना पड़ेगा, पास उसके पास ये राइट है कि उसको होल्ड करके सकता है वीटो पावर के तहत, ठीक। आगे देखते हैं बात को। तो निर्णय की मुख्य बिंदुओं पर नजर देखते हैं यहाँ पे। तो निष्क्रियता का असंवैधानिक है, निष्क्रियता क्या है, असंवैधानिक है ना। तो एक्टिव ही रहना होगा। राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास कोई पॉकेट या अतिरिक्त वीटो शक्ति नहीं है ना। राज्यपाल के पास और राष्ट्रपति के पास कोई अन्य पॉकेट और अंतांतिक वीटो शक्ति नहीं है। यदि राज्यपाल राष्ट्रपति निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं तो राज्य सरकार सक्षम है न्यायालय से परमानेंट रिट मांग सकती है, ठीक। विधानसभा द्वारा फिर से पारित विधेयक की राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं किया जाता। विधानसभा द्वारा, यानी विधानसभा द्वारा अगर कोई जो है पारित विधेयक है तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं किया जाता उसको, है ना। विधेयक को पहले ही चरण में राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए आरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। पहले ही चरण में अगर स्वीकार हो चुका है पहले विधानसभा में तो नहीं हो सकता इसका अपवाद तब है दूसरी बार में प्रस्तुत किया गया विधेयक पहली बार में प्रस्तुत किए गए विधेयक के मूल रूप से भिन्न हो। अगर अलग है तो फिर बात अलग हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो विधेयक को स्वीकृति के लिए निर्धारित समय सीमा की गई। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को पासपोर्ट विवेकाधिकार नहीं है ना, पासपोर्ट का विवेकाधिकार नहीं है, ठीक। आगे बात करें तो अनुच्छेद 200 के तहत विवेकाधिकार न्यायिक समीक्षा के अधीन है ना। 200 आर्टिकल क्या कहता है कि जो बिल है उसके तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, ठीक है। राज्यपाल द्वारा अपने विवेकाधिकार का उपयोग करके किसी विधेयक को मंजूरी न देने पर उसे आरक्षित करने में न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है ना। आगे बात करें तो राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयक के असंवैधानिक आधार पर सुप्रीम कोर्ट के परामर्श करना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयक, यानी कोई आरक्षित है तो असंवैधानिक आधार पर सुप्रीम कोर्ट का परामर्श करना चाहिए। अगर वो असंवैधानिक है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में उस चीज़ को भेजना चाहिए कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में बात हो। देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है काफ़ी कमाल का, राज्य विधेयक के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है यहाँ पे, देखिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय सीमा क्या निर्धारित की, 1 माह। 1 माह कब होगी, मंत्री परिषद की सलाह पर ये चीज़ होगी, है ना। सहमति देना या अस्वीकार करना, विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है, ठीक है। अगला है 3 माह के लिए, है ना। 3 माह मंत्री परिषद की सलाह के विपरीत, ठीक है। इसमें क्या कर सकता है, देखिए 1 माह वाले में एक और चीज़, राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार किए गए विधेयकों पर सहमति देना, सुझाव के साथ विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना। राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों का निर्णय लेना होगा। यदि देरी होती है तो कारण बताना होगा, राज्य को सूचित करना आवश्यक है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने समझा। अगला जो आपका टॉपिक हो जाता है, अगला जो आपका आर्टिकल है वो है राज्यों की स्वायत्तता की मांग, है ना। डिमांड, स्टेट्स डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, है ना। तो ऑटोनॉमी जो राज्य मांगते हैं उनके लिए यहाँ पे ये आर्टिकल है। तो सुर्खियों में क्यों है, तमिलनाडु सरकार ने राज्य की स्वायत्तता संघवाद को मजबूत करने के तरीके को सुझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जेसफ की अध्यक्षता एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने काम किया। देखिए बात करें समिति के कार्य क्या थे, तो समिति के कार्य की बात करें तो केंद्र सरकार संबंधों की संवैधानिक, कानूनी एवं नीतिगत जो पहलुओं की समीक्षा करना, राज्य सूची में समवर्ती सूची स्थानांतरित विषयों को फिर से राज्य सूची लाने का उपाय सुझाना, है ना। जो समवर्ती सूची में चले गए उनको फिर से किस में लाना है, राज्य सूची में लाना है, ठीक। आपको बताना है कि ये जो समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची है, ये किस आर्टिकल या किस जो है किस में आते हैं आपको बताना। मैं हिंट थोड़ा दिया हूँ, है ना, किस आर्टिकल में है या किस अनुसूची में, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान की संघीय योजना, भारत राज्यों का संघ है, ये बात आपको सबको पता है ना। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ अ स्टेट, है ना। राज्यों के पास संघ के अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, यानी कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, है ना। हम फेडरेशन नहीं है, हम संघ हैं, यूनियन है ना। एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकल भारतीय सेवाएं, समान चुनाव आयोग और एकीकृत न्यायपालिका, ये हमारे देश की मुख्य विशेषता है, कह सकते हो हमारे संविधान की, हमारे भारत देश के, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, हम किसी राज्य को तोड़ मरोड़ के नहीं दे सकते। आगे बात करते 7वीं जो अनुसूची है उसके तहत क्या किया गया है,
विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, जो मैंने अभी आपसे पूछा ना वो इसी सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संघवाद को अक्सर अर्धसंघीय कहा जाता है, जिसमें केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। केंद्र क्या है, अधिक शक्तिशाली है राज्य की तुलना में, राज्य कम शक्तिशाली है ना, तो केंद्र अधिक शक्तिशाली। भारत में केंद्रीकृत संघवाद क्यों बनाया गया है ना, भारत में केंद्र का ही ज़्यादा क्यों शासन है, ये यहाँ पे पूछ रहा है ना, इस आर्टिकल के तहत। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसा क्यों है, तो आप मुझे इसका कमेंट में जवाब दे सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए, बात करें तो यहाँ पे भारत की एकता और अखंडता को रक्षा करने के लिए किया जाता है ना, क्योंकि विभाजन की विभीषिका में विभाजनकारी प्रवृत्तियों को उभरने की मतलब जो आशंका वो पैदा कर दी जाती है ना। संपदा और विकास का समृद्ध और गरीब राज्यों के बीच समान वितरण सुनिश्चित करना, है ना, ये होता है काम, है ना। इसलिए केंद्रीकृत संघवाद है, केंद्र में कोई योजना लाएगी तो उससे पूरे भारत देश में, है ना, हम उस नियमावली को प्रति अगर अच्छी योजना है तो, है ना, इसलिए किया गया। न्याय, संसदीय लोकतंत्र, स्वतंत्रता आदि के मूल संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना, है ना। इस तरीके के जो संवैधानिक मूल्य हैं इनको क्या करना है, बढ़ावा देना है। समझ में आएगी नहीं बात। उन्हें एक मजबूत केंद्र के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, कानूनों की एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए, तो दैट इज़ इनफ फॉर हम, चलिए अभी पूरा कर लेते भाई, मैं तो थक जाता हूँ बहुत जल्दी, पता नहीं क्यों। राज्यों की सत्ता को कम करने के लिए प्रमुख मुद्दे, है ना, इनको कम किया जाए कि राज्य कम हो, तो उसके लिए देखो यहाँ पे सिंपल से बताया गया क्या क्या होना चाहिए। आपको भी पता है कि राज्य को अगर कहे वो सत्ता की मांग ना करे तो उसको उसका विकास करना चाहिए, राज्यों का विकास करना चाहिए, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी योजनाएं लागू होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो राज्य सूची के तहत निवेशों को केंद्रीय हस्तक्षेप से बचाना चाहिए, है ना। दक्षिण राज्यों में विश्वविद्यालय की फैकल्टी और कुलपतियों की नियुक्ति पदोन्नति संबंधित यूजीसी का मसौदा विनियमों की चुनौती दी गई है। तमिलनाडु मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नीट का विरोध किया गया, उसमें नीट की जगह पे कह रहे हैं कि भाई हमारे राज्य में हमारा ही होना चाहिए, तो ये है ना। लेकिन नीट एक तरीके से पूरे भारत के लेवल पे चीज़ें करता है, तो ये यहाँ पे एक समस्या का विषय है। तो इसका प्रमुख मुद्दा है राजकोषीय शक्तियों का केंद्रीकरण, है ना। जैसे जीएसटी के तहत सीमित कराधान शक्तियाँ हैं, कर हस्तांतरण में देरी और अनुदान में कटौती की जा रही है ना, तो ये बेसिकली है। अगला बात करें तो राज्य विविधता की अनदेखी करने वाली एक समान नीतियाँ, है ना। राज्य विविधता जो है उसको अनदेखी करने वाली एक समान नीतियाँ हैं, सबके लिए समान है। तमिलनाडु द्वारा त्रिभाषी नीति का मांग का विरोध किया कि 3 भाषा हम नहीं चलाएंगे भाई, है ना। 3 भाषा जो मॉडल था ना, एक कोई विदेशी भाषा, एक क्षेत्रीय भाषा और एक हिंदी, तो ये बेसिकली किया गया था, तो उसमें जो है विरोध हो रहा था। तो ये बेसिकली संस्थागत निगरानी में कमी, है ना। योजना आयोग का गठन कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था, जिसमें संवैधानिक जवाबदेही का भाव था। राज्यपाल द्वारा विधेयकी को मंजूरी देरी कर रहे थे, है ना। तो ये बेसिकली केंद्रीकरण के बढ़ते उदाहरण, यानी उसमें केंद्रीकरण का बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की अनुमति के तहत राज्यपाल द्वारा अनुमति देने की शक्तियों का अनुचित उपयोग किया गया। पश्चिम बंगाल ने राज्य की सहमति के बिना केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा जांच का विरोध किया, है ना। तो ये बेसिकली आगे बात करते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे देखिए केंद्र और राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख है। अब देखिए यहाँ पे जो केंद्र और सरकार की जो संबंध है, ये इससे आपसे क्वेश्चन मेंस में पूछ सकता है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो जो क्वेश्चन एग्जाम्स बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, है ना। अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन और कहीं से नहीं बनाता है यूपीएससी, क्वेश्चन मतलब करंट की चीज़ों से, जो चीज़ें आप देखोगे कि इस समय चल रही हैं तो वहीं से क्वेश्चन आपका जो है फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे केंद्र सरकार के केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख पहले कौन कौन सी, पहले देखिए अंतर्राज्य परिषद बनाया गया आर्टिकल 263 के तहत। इसका उद्देश्य क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना है ना। केंद्र राज्य के बीच में क्या है, समन्वय, है ना, इसमें कोई दिक्कत ना हो, तो ये इसके लिए। योजना आयोग का प्रतिस्थापन, है ना। नीति आयोग अधिक राज्य भागीदारी की साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। ठीक, तो ये बेसिकली यहाँ पे किया गया। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करते चलूँ वरना आप लोग कहोगे। तो अंतर्राज्यीय यहाँ पे बात करें तो अंतर्राज्य परिषद और योजना आयोग का प्रतिस्थापन, कर हस्तांतरण में वृद्धि। 14वें वित्त आयोग में केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32% बढ़कर 42% हो गई। ठीक है, जीएसटी परिषद, जीएसटी नीतियों के तय करने के लिए अनुच्छेद 269 ए के तहत स्थापित केंद्र और राज्य दोनों के सदस्यों वाला एक संयुक्त मंच बना दिया, है ना। तो ये इसमें केंद्र और राज्य के दोनों के होंगे, है ना, सदस्य। तो ये बात है। आगे बात करते हैं केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कभी, है ना, केंद्र में ज़्यादा नहीं, पूरे जो है अलग अलग राज्यों को बताया गया कि आप लोग यही नीति अपनाइए, बस अलग अलग इसका नाम चेंज कर दीजिए। तो इस तरीके से हर पूरे देश में होता है, लेकिन थोड़ा केंद्र का उसमें हस्तक्षेप कम कर दिया गया। विकेंद्रीकरण,
डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये क्या है भाई साहब, तो देखिए 73वें व 74वें संविधान संशोधन में पंचायतों का नगर पालिकाओं का अधिकार दिए गए। आपको पता होगा जो हमारे संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन होगा उसके तहत क्या किया गया, पंचायत और नगर पालिकाओं का गठन किया, इसे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। यानी एक जो पावर है, अगर हम बात करें गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो सारी पावर यहाँ नहीं होगी, वो यहाँ नीचे लेवल पे भी होगी, नहीं पंचायतों के पास, नगर पालिकाओं के पास। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट जो था। आगे अब बढ़ते हैं इसमें गाइस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता की मांग प्रभावी रूप से समाधान करने के उपाय। तो इसके समाधान के उपाय क्या हैं कि कैसे ये कम किया जाए, तो इसके उपाय क्या हैं ये देखते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे सरकारी आयोग के मुख्य सिफारिशों को लागू करना, सभी अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं, है ना, कराधान को छोड़ के, है ना, समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना। यानी जो भी आप देखते हो कि जो भी अवशिष्ट सूची में हैं उनको हम क्या करें, उनको हम मतलब उनको समवर्ती सूची में ला दें। संघ को समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने से पहले राज्यों का परामर्श लेना चाहिए। यानी अगर संघ क्या करता है, यानी केंद्र सरकार कोई कानून बनाती तो उस पर क्या करे, पहले राज्य सरकार से क्या ले ले, तो उससे हमें कानून बनाते समय राज्यों से परामर्श जरूर ले ले, है ना, परामर्श ले ले, काम अपना करें। समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहिए, सबका विकास करना चाहिए, सबका साथ सबका विकास जैसे कहते हैं। तो वो पुंछी आयोग के अनुसार पिछड़े राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण बढ़ाया जाना चाहिए। भौतिक एवं मानव संसाधन अवसंरचना को मजबूत करने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आगे बात करें अंतर्राज्य परिषद का उपयोग करना, है ना, अंतर्राज्य परिषद जो है इसका उपयोग करना। वेंकट चलैया आयोग के अनुसार परिषद का उपयोग सामूहिक व्यक्तिगत राज्य परामर्श के दोनों के लिए किया जाना चाहिए। समन्वय और नीतिगत सहमति को बढ़ावा देना। तो यह कार्य क्षेत्रीय परिषदों, जीएसटी परिषद, नीति आयोग तथा अन्य सहकारी मंचों के माध्यम से किया जा सकता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। चलिए भाई साहब, इसका निष्कर्ष आप देख सकते हो, जैसा कि अन्नादुराई में 1967 में कहा था, है ना, अन्नादुराई जो थे उन्होंने कहा था आपकी सद्भावना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपका एस्से में काम आ सकता है। आपकी सद्भावना और समझदारी के माध्यम से हमें भाईचारे और परस्पर लाभकारी संबंध की स्थापना करनी चाहिए। तो ये केंद्र और राज्य सरकार के मध्य में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इम्पैक्ट करता है। चलिए भाई साहब आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है स्वामित्व योजना के 5 वर्ष, है ना, ये स्वामित्व योजना है क्या है, इससे 5 वर्ष हो चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट है भाई। चलिए देखते हैं स्वामित्व योजना। तो गाइस 2 मिनट रुकेंगे, पानी पी लेता हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए स्वामित्व योजना के 5 वर्ष हो चुके हैं, तो उसके सुर्खियों में है देखिए, तो 5 वर्ष में हो गए, उसी के लिए सुर्खियों में भाई साहब। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, स्वामित्व के बारे में, है ना, स्वामित्व योजना क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आरंभ इसका 2020 में किया गया था। कार्यान्वयन इसका कैसे हुआ, तो पंचायती राज मंत्रालय एवं राज्य राजस्व विभाग और राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसके कार्यान्वयन में काम कर रहे थे। ये सब इन सब का कार्य था कि इसकी नीतियों को सही तरीके से लागू करना, है ना, जिसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको सभी को फॉलो कराना, है ना, उनके तहत जो योजनाएं हैं उनके तहत लोगों की जनभागीदारी सुनिश्चित करना, लोगों को जागरूक करना, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें लिखा गया भाई साहब, है ना। तो देखिए मुख्य प्रौद्योगिकी भागीदार भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से इंडे, है ना, ये इसके मुख्य प्रौद्योगिकी भागीदारी थे। चलिए ये दोनों आपको याद रखना भाई साहब, है ना। प्रमुख घटक इसके क्या हैं, तो प्रमुख घटक हैं इसके कॉन्टिन्यूअस ऑपरेटिंग रेप्रेसिंग सिस्टम, कोर्स नेटवर्क की स्थापना, है ना, तो ये है इसका बेसिकली प्रमुख घटक। सटीक भू संदर्भ और भूमि सीमांकन के लिए उपयोग, है ना, जो एकदम भूमि संदर्भ यानी भूमि किसकी है, इसका स्वामित्व योजना। स्वामित्व समझ सकते हो किसकी ज़मीन है किसकी नहीं ज़मीन है, तो उसका स्वामित्व ओनरशिप किसकी है, तो उसके लिए ये सिंपल सा, ठीक है। तो ये सीमांकन करने के लिए ड्रोन मैपिंग की गई, ड्रोन ऊपर उड़ाया गया, उससे मैप किया गया। तो ड्रोन मैपिंग से संपत्ति का सटीक मानचित्र या नक्शा तैयार करने में भू स्वामित्व अधिकार जारी किया गया। आपको पता होगा सभी के घर में ऐसे ड्रोन वगैरह और तो जाँच करने के लिए आते होंगे लोग, ठीक है। चलिए तो सूचना शिक्षा और संचार पहल, स्थानीय आबादी को योजना के तहत तरीकों एवं लाभों के बारे में शिक्षित किया गया। ग्राम मानचित्र में सुधार, ड्रोन सर्वेक्षण से डिजिटल स्थानिक डेटा, ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने वाले विश्लेषणात्मक टूल्स को सशक्त बनाना, तो ये सारा इसमें इस्तेमाल किया गया। चलिए इसको हम थोड़ा चार्ट के तहत देख लेते हैं कि इस चार्ट के तहत क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है एक मस्त सा फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसको आप बना सकते हैं अपनी कॉपी में, जो आपके बहुत काम आ सकता है। आप फ्लो चार्ट पे ज़्यादा रेलिवेंट करिएगा क्योंकि वो ज़्यादा काम का होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग
तो ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण किया गया। अगला है विभागीय उपयोग के लिए सर्वेक्षण और संरचना। अगला है जीआईसी का मानचित्र का उपयोग, है ना। तो ये बहुत इस्तेमाल, जीआईसी इस बार क्वेश्चन में भी एग्जाम में पूछा था यूपीएससी के में, है ना। जीआईसी मानचित्रों का उपयोग किया, है ना, करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करना, नहीं कहाँ कहाँ पे हमको ये करना है, कहाँ पे नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें। वित्तीय साधारण, है ना, वित्त को मजबूत करना। संपत्ति का कर निर्धारण करना जो सीधे ग्राम पंचायतों के उन राज्यों को भी मिलेगा जहाँ इसे स्थानांतरित किया गया है या फिर इसे राज्य को खजाने में जोड़ा जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म था जो कि आपने समझ लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ। योजना का महत्व क्या है, चलिए समझते हैं। योजना क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो योजना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, कानूनी सशक्तिकरण और विवाद समाधान ना, जो ज़मीन का विवाद होता है लोगों के बीच में, तो देखिए यहाँ पे जैसे 1.3 लाख अधिक संपत्ति कार्ड जारी हो चुके हैं ना, जिनके तहत पता हो चुका है इनकी ज़मीन इनकी, ठीक है। तो वित्तीय समावेशन के माध्यम से आर्थिक परिवर्तन, ठीक है। गवर्नेंस में क्रांति और संसाधनों का इष्टतम उपयोग, सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया। एकतवार मुंजवाड़ी गांव महाराष्ट्र के हैं, अद्यतन संपत्ति रिकॉर्ड के माध्यम से स्वयं के स्रोत को राजस्व में OCR में वृद्धि की, ठीक है। तो ये ग्रामीण विकास तकनीकी नवाचार, है ना, गांव का डेवलपमेंट करना और उसमें इनोवेशन को बढ़ावा देना। योजना में कोर्स नेटवर्क के साथ सर्वेक्षण ग्रेड ड्रोन का उपयोग किया गया। समग्र ग्रामीण परिवर्तन और योजना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रामीण और हरियाणा और उत्तराखंड में ड्रोन सर्वेक्षण और संपत्ति कार्ड की तैयारी दोनों में 100% पूर्णता है। यह योजनाबद्ध तरीके सतत ग्रामीण विकास के लिए एक खाका तैयार करता है। ग्राम का विकास करना, तो ग्राम के बारे में पता भी होना चाहिए गाइस, तो ये चलिए गाइस आगे देखते हैं। भाई साहब महत्व हमने समझ लिया। आगे देखते हैं योजना के कार्यान्वयन के समक्ष चुनौतियां क्या हैं। तो इसके समक्ष चुनौतियां क्या हैं? संपत्ति कार्ड का स्पष्ट कानूनी वैधता। कई वित्तीय संस्थान स्वामित्व के निर्णायक प्रमाण के रूप में संपत्ति कार्ड की मान्यता नहीं देते हैं, तो ये एक चुनौती है कि सबको संपत्ति कार्ड मिले, है ना। राज्य भूमि कानूनों को और रिकॉर्ड रखने में प्रथाओं में विभिन्नता, है ना, भिन्नताएं हैं। आंध्र प्रदेश में भू अभिलेख मामले में पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों प्रकार के देनदारियों का रिकॉर्ड रखता है, जबकि कई अन्य राज्य के केवल पंजीकृत बंधकों को के रिकॉर्ड रखते हैं। संपत्ति कर संग्रह के में सीमित अधिकार। उड़ीसा ने ग्राम पंचायतों के संपत्ति का एकत्र करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायतों में क्या है कि संपत्ति कर एकत्र करने का अधिकार नहीं है ना। हाशिए पर रहे समुदाय के लिए अपर्याप्त सुरक्षा। हाशिए पर रही आबादी अनदेखी की जाती है, इससे आप प्रभावशाली समूह हित में प्राप्त कर सकते हैं। तो जो प्रभावशाली समूह उन्हीं को सिर्फ फ़ायदा मिलेगा, बाकी किसी को नहीं। डेटा प्रबंधन इसके तहत किया जाना चाहिए। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए गैर व्यक्तिगत भूमि डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने से संबंधित प्रावधान भी स्पष्ट हो, है ना, अस्पष्ट है, अभी उनको स्पष्ट करना चाहिए। आगे की राह क्या है, आगे क्या किया जा सकता है? कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूत किया जा सकता है, जो हमारे लॉज हैं उनको मजबूत किया जाता है। संपत्ति कार्ड को स्टाम्प ड्यूटी दस्तावेजों के रूप में शामिल करने के लिए राज्य राजस्व अधिनियमों में संशोधन करके वित्तीय संसाधनों द्वारा संपत्ति कोई को कार्ड को कानूनी मान्यता देना सुनिश्चित कर सकता है, ठीक। तो ये बात है। रिकॉर्ड कीपिंग की मानकीकृत करना। संपत्ति कोई कार्ड पर भी देनदारियों को रिकॉर्ड करने के लिए एक समान प्रक्रिया करनी चाहिए। सभी ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना है। कानूनी संशोधनों के माध्यम से संपत्ति कर एकत्र करना चाहिए और व्यापक संपत्ति वर्गीकरण प्रणाली लागू करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी दो चीज़ें हो गई। आगे हाशिए पर रहे समुदायों की रक्षा करना, SC ST महिलाओं बटाईदारों और इन सब का जो है सर्वेक्षण करना और उनको प्रशिक्षित करना, ठीक है। तो ये डेटा प्रबंधन को बढ़ावा देना, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि डेटा प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। और चलिए संक्षिप्त कुछ है चीज़ें, इनको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, फटाफट देखते हैं भाई कहाँ तक है, तो इसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं आज। तब ये सोच रहा हूँ कि आगे बढ़ूँ, ख़त्म नहीं होगा तो मज़ा नहीं आता है ना एक टॉपिक। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम लोग कल शुरू करेंगे, लेकिन अभी इसमें थोड़ा बचा हुआ जो सुर्खियाँ हैं उनको थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। संक्षिप्त सुर्खियाँ हैं, बहुत छोटे छोटे टर्म में, इसको ख़त्म करेंगे भाई साहब, है ना। न्यूज़ इन शॉर्ट। तो लोकसभा जो अध्यक्ष है ना, तो जैसे ये देखेंगे 2019 से उपसभापति और का पद संभाले अतिरिक्त संवैधानिक विसंगति की ओर इशारा करता है ना।
भारत यहाँ पे देखेंगे लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में क्या क्या चीज़ें आप जान सकते हो लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में अस्तित्व में आया। ठीक, 1931 में अस्तित्व में आया। सच्चिदानंद सिन्हा ने, है ना, ये बात आपको याद रखनी, सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बार केंद्रीय विधानसभा के इस पद को संभाला। एम ए अयंगर स्वतंत्रता के बाद पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष बने। आपको एक बात याद रखनी, ये इनका जो और कहाँ पे रोल आता है सच्चिदानंद सिन्हा का, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये कौन थे और तो इसको आप बताना संविधान सभा में कौन थे, तो ये बात आपको याद रखनी। अगला बात करते तो चुनाव के बारे में। तो चुनाव क्या है, चुनाव अनुच्छेद 93 लोकसभा यथाशीघ्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में सदन के 2 सदस्यों का चयन करती है ना। लंबे समय में चल रही परंपरा अध्यक्ष पद का विपक्ष को ही दिया जाता रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई साहब। अध्यक्ष का अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है ना। तो ये दोनों त्यागपत्र हो रहा है। ये आर्टिकल 94 के तहत आता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्तव्य क्या है, आर्टिकल 95 के अनुसार अध्यक्ष की अनुपस्थिति या रिक्ति के स्थान पर उपाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, है ना। अध्यक्ष अगर नहीं है तो उपाध्यक्ष निर्वहन करेगा। रिक्ति से जुड़ी समस्याएं, तो रिक्ति से जुड़ी समस्याएं क्या है ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो रिक्ति से जुड़ी समस्या सभी प्रक्रियात्मक शक्तियों का अध्यक्ष के पास केंद्रीकरण, संवैधानिक जो यहाँ पे बात बोली गई है ना, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। भाई स्क्रीन उल्टी हो गई, इसको थोड़ा सही करते हैं। हाँ, तो संवैधानिक यहाँ पे सॉरी थोड़ा रुकिए आप लोग, है ना। तो संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो ये समावेशिता, सहमति, राजनीति को दरकिनार करना, उपाध्यक्ष के पद का महत्व, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। संवैधानिक अनिर्वैधता होती है। ठीक है, उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के बराबर दर्जा किया गया। निरंतरता, स्थिरता और संस्था का संतुलन के लिए आवश्यक द्वितीय नेतृत्व। 1956 में अध्यक्ष जीवी मालवंकर के निधन के बाद एम.ए. अयंगर, ठीक, ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। विधायी जिम्मेदारियां होती हैं। उपाध्यक्ष महत्वपूर्ण सत्रों की अध्यक्षता करता है, समितियों की नेतृत्व करता है और गंभीर वाद विवाद का संचालन निष्पक्षता और प्रतिकार के साथ करता है। निष्कर्ष क्या है, एक निश्चित समय सीमा में, निष्कर्ष देखिए यहाँ पे, एक निश्चित समय सीमा जैसे नई लोकसभा की पहली बैठक में 60 दिन या वैधानिक व्यवस्था की शुरुआत की जा सकती है, ताकि समय सीमा भीतर उपाध्यक्ष का चयन किया जा सके। तो ये है आपका अगला टॉपिक। आप देखें तो दल बदल याचिकाओं पर अध्यक्ष की निष्क्रियता, है ना, इनएक्टिव बाई स्पीकर्स ऑन द डिफेक्शन पिटीशंस। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट दल बदल याचिकाओं पर अध्यक्ष की लंबे समय तक निष्क्रियता की निंदा करता है। ठीक है, तो कानूनी प्रश्न है कि क्या कोर्ट अर्ध न्यायिक अधिकरण के रूप में कार्य करने वाली अध्यक्ष को दल बदल विरोधी याचिकाओं पर एक तय समय सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है ना। दल बदल जो कानूनी है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ क्या हैं ये समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इन मामलों में। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि अध्यक्ष दल बदल याचिकाओं पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करता है तो उस कोर्ट का निर्णय देने के लिए सक्षम है ना। तो कोर्ट उस पर निर्णय देने के लिए सक्षम है। अपनी स्थिति का स्पष्ट नहीं करता है तो फिर, है ना, न्यायालय को उचित समय सीमा, ठीक, तो उचित समय सीमा करने का अधिकार है ना, जो भी समय चाहे। उदाहरण के लिए केशम मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और अन्य विवाद पर ऐसा किया था। समय सीमा निर्धारित करने के लिए इंतजार है, उसको तो चेंज कर सकती है। यदि अध्यक्ष कार्यवाही करने के लिए विफल रहता है तो सुप्रीम कोर्ट 142 के तहत अपनी साधारण शक्ति का उपयोग कर सकता है ना। चलिए भाई आगे देखते हैं अन्य सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ क्या है। तो यहाँ पे देखिए, किहोतो होलोहन बनाम जचहिल, है ना, ये जो है 1992 में केस हुआ था, नाम बड़ा अच्छा है। यदि अध्यक्ष कार्यवाही में देरी करता है तो न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार। रवि एस नाइक बनाम भारतीय संघ मामले में अध्यक्ष को एक राजनीतिक व्यक्ति की बजाय एक तटस्थ निर्णायक के रूप में कार्य करना चाहिए, ये भी बात यहाँ पे कहा गया है। तो ये आपको याद रखना भाई साहब, ठीक। कर्नाटक विधायकों की अयोग्यता का मामला, है ना, इस संबंध में कई अध्यक्षों द्वारा शक्तियों के एक स्वतंत्र प्राधिकरण हस्तांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिए। दल बदल विरोधी कानून इसके तहत 92 संबंधित 1885 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके तहत पेश किया गया 10वीं अनुसूची में क्या है, हमारे जो है दल बदल कॉलोनी अधिनियम। अगला जो आपका टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का,
तो इसको देख लेते हैं गाइज। तो देखिए, तो यहाँ पे आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। तो इसके तहत क्या किया गया है, विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो उद्देश्य इसका है आव्रजन कानूनों का आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा और आव्रजन अधिकारों के बीच समन्वय में सुधार करना। तो ये है बेसिकली इसका उद्देश्य। चलिए आगे बात करते हैं। निरस्त किए गए विधेयकों, पासपोर्ट अधिनियम, है ना, और विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, विदेशी विषयक 1946, अप्रवासन वाहकों का देयता, है ना, अधिनियम 2000 आदि, ये सब हैं इसके तहत। आवर्जन ब्यूरो द्वारा आवर्जन विनिमय, अवैध प्रवेश के लिए 5 साल तक कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, है ना, अवैध प्रवेश अगर कोई करता है ना, मतलब कोई दूसरे देश का है वो अवैध प्रवेश कर लेता है, एंट्री मान लेता, तो उसके लिए सज़ा क्या है ये आपको याद रखनी। सज़ा आपकी ये है ना, 5 लाख रुपया दोगे भाई साहब, और क्या है 5 साल तक की जेल। ठीक, तो 5 लाख रुपया 5 साल की जेल, ये दोनों स्वीकार हों तो कवर करो अवैध प्रवेश, है ना, किसी भी देश में, अपने देश की बात करना, किसी भी देश का। हेड कांस्टेबल या उससे उच्च रैंक के पुलिस अधिकारी भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए विदेशी नागरिकों को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी जो कांस्टेबल है कोई भी है तो गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। लास्ट टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हो, पंचायत प्रगति सूचकांक। तो पंचायत प्रगति सूचकांक क्या है, यानी पंचायतों में जो प्रगति हुई उसका सूचकांक इंडेक्स निकाला गया है। तो इसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसके तहत क्या हुआ है आप लोग समझ सकते हैं। तो सूचकांक में जो यहाँ पे रैंक है वो देखेंगे यहाँ पे थोड़ा। तो PAI यानी कि एक बहु डोमेन और बहु क्षेत्रीय सूचकांक है, जिसका उद्देश्य पंचायतों के समग्र विकास को एवं प्रदर्शन को प्रगति का आकलन करना होता है ना, कि कौन सा क्षेत्र कितना विकास किया, ये सब इसके लिए प्रदर्शित क्या होता है। गरीबी, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, सुशासन, महिलाओं और बच्चों के संबंधित 9 थीम इसमें डिसाइड किए गए। प्रमुख उद्देश्य उसका क्या था, ये उद्देश्य करने स्तर पर संस्थाएं स्थानीय करें SDG की कितनी अच्छी तरह से प्राप्त कर रही हैं। 9 प्रमुख थीम थी। आगे बात करें PI की श्रेणियाँ, तो PI की 4 श्रेणियाँ बनाई गई यहाँ पे। तो पहली श्रेणी के बारे में अगर यहाँ पे बात करते हैं तो अचीवर 0% पंचायतें हैं, एस्पिरेंट वो हैं 61% और फॉर्मर वो हैं 36%। फ्रंट रनर गुजरात शीर्ष पर है ना सबसे पहले। ठीक, तो ये बात, तो ये आपका टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे पॉलिटी वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गाइस समझने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।